This is the organogram of State Bank of Pakistan. If this picture is not clear to you, you can see and download it from website of State Bank of Pakistan. It's not that mandatory for your course. I've just shared this picture so that you can have an idea that how the state bank actually works. So governor, State Bank of Pakistan, you can see the signatures of the governor. It will be obviously electronic signatures on each paper currency. So that means governor is the head of State Bank of Pakistan. Then it is the deputy governor policy, deputy governor banking, and similarly deputy governor Islamic banking. And all those three branches have different the organogram or hierarchy. So this is not mandatory to learn, or this is not mandatory to memorize the things. You just need to understand a basic structure of State Bank of Pakistan, and you can easily see it on the website of State Bank of Pakistan. Now coming towards the functions of State Bank of Pakistan, they are almost the same, which I have already told you about the functions of central bank. Obviously the Central Bank of Pakistan is State Bank of Pakistan, so it will be nonetheless doing the same functions, the same roles, the same objectives जो किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक कर रहा होता है. सो अगर हम स्टेट बैंक की फंक्शंस के बात करें तो ये लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी है, ये कस्टोडियन ऑफ रिजर्व्स भी है, ये कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स भी है, ये नोट इशुएंस अथॉरिटी भी है, ये एक्ट करता है एज एन एजेंट, एज अ प्रिंसिपल, एज द एडवाइज़र और एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट. सो ये तमाम कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट के तौर पे काम करता है. सो एग्जैक्टली द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ ऑल्सो वर्किंग on the same functions that any central bank of any country actually does. I have written down 3 or 4 headings, or you can say the bullet points. ये वो bullet points हैं जो मैंने स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए हैं. सो स्टेट बैंक अपने आप को जिस तरीके से पोर्ट्रे करता है, जिस तरीके से अपने फंक्शंस बताना चाहता है, सो मैंने जस्ट कॉपी करके वो आपके सामने पेस्ट किए हैं और अब हम इसको डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे कि ये वही फंक्शंस हैं जिनको समराइज़ किया गया है जो हम ऑलरेडी सेंट्रल बैंक के फंक्शंस में पढ़ चुके हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ रेगुलेशन ऑफ लिक्विडिटी. एज़ यू ऑल नो कि लिक्विडिटी का मतलब ये है कि जो कैश क्रंच नहीं होना चाहिए, कैश शॉर्टेज नहीं होना चाहिए. बैंक के पास हर टाइम इतना कैश या एसेट मौजूद होना चाहिए कि वो अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को मीट कर सके. तो उसके लिए पहला फंक्शन जो स्टेट बैंक परफॉर्म करता है वो रेगुलेट करता है लिक्विडिटी को. कैसे? सबसे पहले तो वो कैश रिजर्व, जैसे CRR और SLR के बारे में हम मल्टीपल टाइम अब डिस्कस कर चुके, तो CRR और SLR की रेशो मुतय्यन करता है जिसमें से एक सर्टन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट CRR की शेप में स्टेट बैंक को जमा करवा दी जाती है या रिजर्व्स में मेंटेन करवा दी जाती है, और ऑन द अदर साइड को स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट जो बैंक अपने पास रिजर्व्स मेंटेन करता है उसकी भी एक सर्टेन परसेंटेज स्टेट बैंक अपने रूल्स के थ्रू, अपने नोटिफिकेशन सर्कुलर के थ्रू इंटीमेट कर देता है, और वो मैंडेटरी है हर कमर्शियल बैंक पे उसको मेंटेन करना. सो दैट इज़ हाउ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली रेगुलेट द लिक्विडिटी. कि कोई बैंक ऐसा ना हो कि जो रिजर्व्स मेंटेन नहीं कर रहा, या कोई बैंक ऐसा ना हो जो सारे का सारा पैसा इन्वेस्ट कर दे, लोन दे दे, लैंड कर दे, एंड एट द एंड इट विल फेस द लिक्विडिटी क्रंच जब डिपॉजिट होल्डर अपना पैसा वापस लेने आएंगे. सो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन रेगुलेशन ऑफ लिक्विडिटी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और दूसरा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि जो पैसे मार्केट के अंदर आने हैं. हमने पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी में भी सेंट्रल बैंक के फंक्शंस बताते हुए भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर एक सर्टन लिक्विडिटी मौजूद होनी चाहिए, मनी सप्लाई मौजूद होनी चाहिए, जो कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती है. सो ऐसी सिचुएशन में स्टेट बैंक का एक ये भी फंक्शन है कि वो ना सिर्फ बैंक की लिक्विडिटी मेंटेन करे बल्कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी की पोजीशन को भी स्टेबल रखे. अगर बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई हो जाएगी तो रिज़ल्ट ये होगा कि इन्फ्लेशन हो जाएगी, और अगर मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो इसका रिज़ल्ट होगा डिफ्लेशन हो जाएगी. एंड दीज बोथ थिंग्स आर higher inflation is also not good and deflation is also not good for the economy. Then the second function of State Bank of Pakistan is ensuring the soundness of financial system. So as you already have learned about what is the financial system, financial instruments, कौन से ऐसे इदारे हैं जो financial system का part है. So soundness of financial system जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है, सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसकी
मुस्तहकम होने के लिए भी अपना रोल प्ले करता है। और वो कैसे कैसे करता है? रेगुलेशन एंड सुपरविजन के थ्रू। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंक की लैंडिंग के हवाले से गाहे बगाहे मुख्तलिफ प्रूडेंशियल रेगुलेशंस इशू करता है, जो कि प्रॉबेबली फर्स्ट टाइम 1991 में प्रोमलगेट किए गए थे, एंड देन देयर वर मल्टीपल रिविजन्स, और मुख्तलिफ इदारों पे मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रूडेंशियल रेगुलेशन फॉर कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल एंटिटीज़ अलग हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल से ये समझाना चाहूँगा कि आप देखें, जब बैंक किसी को लेंडिंग करता है तो उसकी कैपेसिटी मुख्तलिफ होती है बोरोवर की। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है, नेस्ले है, पैकेजेस है, यूनिलीवर है, वो किसी भी बैंक से लोन लेने आते हैं और वो कहते हैं 1 बिलियन का लोन चाहिए। नाउ ₹1 बिलियन हैज़ इट्स ओन रिस्क मेजर्स। उसकी डिफरेंट कैपेसिटी है कंपनी की, डिफरेंट कोलैटरल्स देने के लिए मौजूद हैं, कैरेक्टर मुख्तलिफ है। सिमिलरली अगर एक इंडिविजुअल आता है, सैलरीड पर्सन, और वो लेट से 5 लाख रुपीज़ का लोन मांगता है, अब 1 बिलियन को आप 5 लाख से कंपेयर नहीं कर सकते। सो एक इंडिविजुअल जो 5 लाख का लोन ले रहा है और एक कंपनी जो 1 बिलियन का लोन लेने आई है, दोनों के पैरामीटर्स मुख्तलिफ हैं, दोनों को सुपरवाइज करने का तरीका कार मुख्तलिफ है। तो इसी वजह को मद्देनज़र रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ एंटिटीज़ के लिए मुख्तलिफ रेगुलेशंस इशू कर चुका है। जैसे अब मैं आपको वो बात बता रहा हूँ, प्रूडेंशियल रेगुलेशन फॉर कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल एंटिटीज़ अलग है। सो दैट मीन्स जो बड़ी कंपनीज़ हैं, वो बड़ी कंपनीज़, मैं यहाँ पे एक जनरल टर्म यूज़ कर रहा हूँ, वो भी स्पेसिफाई किया गया है कि बड़ी कंपनी से क्या मतलब है या कॉर्पोरेट एंटिटी से क्या मतलब है, उसकी सेल्स कितनी होंगी, उसका प्रॉफिट कितना होगा, उसके एम्प्लॉयज़ कितने होंगे तो हम उसको कॉर्पोरेट में लाएंगे, कितना होगा तो एसएमई में लाएंगे। सो इस तरह ये डिसाइडेड है। देन प्रूडेंशियल रेगुलेशन फॉर मीडियम एंटरप्राइज अलग है, प्रूडेंशियल रेगुलेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज अलग हैं, फिर प्रूडेंशियल रेगुलेशन फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अलग है, फिर प्रूडेंशियल रेगुलेशन फॉर इस्लामिक बैंकिंग अलग है, फिर प्रूडेंशियल रेगुलेशन फॉर एग्रीकल्चर अलग है। एंड सिमिलरली आजकल आप देखते हैं मोबाइल बैंकिंग भी आ गई है, इजी पैसा है, जैज़ कैश है, ओमनी है, इसी किस्म के और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं। सो प्रूडेंशियल रेगुलेशन फॉर मोबाइल बैंकिंग भी या इंटरनेट बैंकिंग भी है। सो इस तरह डिफरेंट रेगुलेशंस के थ्रू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सुपरवाइज करता है बैंकों के मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जो कि एवेंचुअली रिज़ल्ट होती है साउंडनेस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम की। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सुपरवाइज ना करे, रेगुलेट ना करे, तो बैंक अपनी मर्ज़ी करके फाइनेंशियल सिस्टम को ख़राब भी कर सकते हैं। ख़राब इन द सेंस के ऐसी लेंडिंग कर दें, ऐसी फाइनेंसिंग कर दें जो बाद में जाके डिफ़ॉल्ट में कन्वर्ट हो जाए, लॉस में कन्वर्ट हो जाए। सो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम उससे इम्पैक्ट होता है। देन वी हैव एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट एंड बैलेंस शीट ऑफ पेमेंट्स। अब ये मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स भी है। सो इसका मतलब है कि जैसे डॉलर का आजकल हम देखते हैं कि तकरीबन 167.5 रुपीज़ का $1 है। सो स्टेट बैंक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि इसको स्टेबल किया जाए। द पारिटी बिटवीन द पाक रुपीज़ एंड द डॉलर शुड रिमेन स्टेबल। मतलब ये जितना डिफरेंस कम होगा, यानी कि जितना हमारा पाकिस्तानी रुपीज़ डॉलर के मुकाबले में अप्रीशिएट होगा, उतना इकोनॉमी के लिए बेहतर होता है। अब अगर $1 5 रुपये का होता या $1 10 रुपये का होता इन कंपैरिजन टू $1 167 रुपीज़ का है, सो ऑब्वियसली इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। अगर ये मैनेज ना किया जाए तो मैनेज कैसे किया जाएगा? एक तो हमारी कोशिश की जाएगी कि ऐसी रेगुलेशंस बनाए जाएं, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करें और इंपोर्ट को डिस्करेज करें, या हम कह लें कि लग्जरीज़ को डिस्करेज करें, और जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है या जो डेवलपमेंटल इंपोर्ट है, कोई मशीनरी आ रही है, ऐसी चीज़ों को फैसिलिटेट करें ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो और हम एक्सपोर्ट कर सकें। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स आएगा, और डिमांड और सप्लाई का आपको पता है। सो जब हमारी फॉरेन रिजर्व की सप्लाई बढ़ जाएगी डॉलर्स की, यानी कि पाउंड की, तो इसका मतलब है हमारा पाक रुपीज़ ऑटोमेटिकली एप्रिशिएट हो जाएगा। सो ये सारी मैनेजमेंट भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड लास्टली डेवलपमेंटल रोल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ लिक्विडिटी की, या जब हम बात करते हैं साउंडनेस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम की, या जब हम बात करते हैं सुपरविजन की, जब हम बात करते हैं एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट की, सो एक्चुअली इन सब चीज़ों का पर्पस क्या है? वो पर्पस है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ।
और ये डेवलपमेंटल रोल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। अब जैसे रिसेंटली जो विजन 2025 मौजूद है, उसके मुताबिक एक प्रोग्राम चला रही है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कि फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम उसका टाइटल है, जिसके अंदर ऐसे तमाम लोग जो बैंकिंग का नॉलेज नहीं रखते, वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हैं लेकिन वो लिटरेट नहीं है, उनको नहीं पता या वो डरते हैं बैंक के नाम से, सो उनको एक बेसिक लिटरेसी प्रोवाइड की जा रही है कि बैंक क्या होता है, क्या काम करता है, आप सेविंग करवा सकते हैं, आप उनसे लोन ले सकते हैं, आप किस किस तरीके से अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर कर सकते हैं, इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं। सो ये फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम एक एग्जाम्पल है डेवलपमेंटल रोल की। इसी तरह मुल्क के अंदर अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, हाइपर इन्फ्लेशन हो गई है या डिफ्लेशन हो गई है, तो इट्स नॉट गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। सो ये भी, इसको कंट्रोल करना भी एक डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट रोल में हर वो चीज़ आती है जो इकोनॉमी की बेहतरी के लिए स्टेट बैंक करता है। सो दैट इज़ द डेवलपमेंटल रोल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सो वो तमाम फंक्शंस जो हमने सेंट्रल बैंक की दफ़ा पढ़े थे, और ये जो आज मैंने आपको तीन चार बताए हैं, इन सब को आप मर्ज कर लें, दैट बिकम्स द फंक्शंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, जैसे मैंने आपको सेंट्रल बैंक के फंक्शंस बताते हुए बताया था कि पाकिस्तान में क्लियरिंग हाउस का जो फंक्शन है वो निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटेशन टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड परफॉर्म करता है। सो आज हम एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन और ब्रीफ सी वर्किंग में आपको इसके बारे में बताता हूँ। निफ्ट 1995 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। तो अगर हम आज की बात करें तो अभी वो 43 कमर्शियल एंड माइक्रो फाइनेंस को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें प्रोबेबली 36 कमर्शियल बैंक्स हैं और 7 माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, एंड अदर 12,000 ऑफ देयर ब्रांचेस यूटिलाइज निफ्ट सर्विसेज थ्रू 27 प्रोसेसिंग सेंटर्स। सो निफ्ट आज की डेट में एक बहुत ही हेल्पिंग हैंड है फॉर बैंक एज वेल एज फॉर कंज्यूमर्स। सो निफ्ट या क्लियरिंग हाउस का फंक्शन आपको अब क्लियर है कि क्लियरिंग हाउस का फंक्शन ये है कि जब दो मुख्तलिफ बैंक्स के कस्टमर हैं और वो एक दूसरे पे क्लेम लॉन्च करते हैं, यानी कि मैं अगर HBL का कस्टमर हूँ और मेरे पास कोई चेक आया है जो MCB बैंक का है, तो मैं अपने बैंक को, HBL को वो चेक देता हूँ MCB का और कहता हूँ कि मुझे फ़ंड्स मंगवा दें MCB से। सो ये जो सारा फंक्शन उसके इन बिटवीन होगा, दैट फंक्शन इज़ एक्चुअली द क्लियरिंग हाउस फंक्शन, और उस फंक्शन को पाकिस्तान में निफ्ट परफॉर्म कर रहा है। सो कुछ बेसिक सर्विसेज यहाँ पे मैंने लिखी। निफ्ट इज़ पाकिस्तान's largest transactional clearing facilitator. Services include check clearing, reconciliation, unpaid check processing, same day clearing, express 2 hours clearing service। ये जो बेसिकली सेम डे क्लियरिंग है, ये एक्सप्रेस 2 hours सर्विस है, ये क्लियरिंग सर्विस ही है, बस टाइम को कम किया गया है, रिड्यूस किया गया है, सो दैट कि फैसिलिटेट ज़्यादा जल्दी किया जा सके। सिमिलरली इंटरसिटी एंड इंटरबैंक सेटलमेंट। सो इन अदर वर्ड्स, निफ्ट जो है वो क्लियरिंग की मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स है, जिसमें एक बैंक से पैसा दूसरे बैंक में या एक बैंक का चेक किसी दूसरे बैंक में जब प्रेजेंट होता है, तो इन बिटवीन जो सारे फंक्शंस या जो प्रोसेस परफॉर्म करता है वो निफ्ट परफॉर्म करता है। So about today's lecture, I've told you about the rest of the functions of State Bank of Pakistan, and then we have talked about or just taken an introduction about the NIFT. तो अभी तक के लिए आप निफ्ट को गूगल करें या उसके बारे में थोड़ा सर्च करें, या अगर आप खुद पढ़ना चाहें तो आप कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर प्रोसीजर और प्रॉपर मेथड दैट हाउ निफ्ट एक्चुअली परफॉर्म्स दैट फंक्शन, कि वो कैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, या कैसे एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर पैसा जो है चेक क्लियरिंग के लिए जाता है और उसकी प्रोसीड्स आती हैं और फिर एक कस्टमर के अकाउंट में पैसे को क्रेडिट कर दिया जाता है। सो अभी आप यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। जो क्वेश्चंस होंगे वो हम Zoom के ऊपर उसको आंसर करेंगे। फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, स्टे सेफ, जज़ाकल्लाह।